CUET की तैयारी कर रहे सभी छात्रों का मैं आलोक कुमार दृष्टि टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जिस तरह से यूनिट 10 के अंतर्गत हम लोगों ने उपनिवेशवाद और ग्रामीण क्षेत्र पर उसके प्रतिकूल प्रभावों का अध्ययन किया था, उसी प्रकार से यहां पर यूनिट 12 के अंतर्गत एक नया टॉपिक आपके समक्ष है और वह टॉपिक है उपनिवेशवाद और शहरी क्षेत्र या उपनिवेशवाद और भारतीय शहर। इस संबंध में दो बातों को आपको समझना है। पहली बात तो यह कि उपनिवेशवाद को पहले ही हमने आपके समक्ष स्पष्ट किया था कि वस्तुतः उपनिवेशवाद एक देश के द्वारा दूसरे देश पर इसलिए राजनीतिक नियंत्रण की स्थापना की जाती है जिससे कि एक देश दूसरे देश के आर्थिक संसाधनों, उसकी संपदाओं, धन और संपत्ति का दोहन अपने हितों में कर सके। इस प्रकार उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक देश दूसरे देश के धन, संपत्ति और संसाधनों का प्रयोग अपने आर्थिक हितों में करता है। इसलिए दूसरे देश में इसका सामान्य परिणाम गरीबी के रूप में, पिछड़ेपन के रूप में, या इसे हम आर्थिक ठहराव या आर्थिक गतिरोध भी कहते हैं। अर्थात उपनिवेशवाद उपनिवेशों के लिए पूर्ण रूपेण एक ऐसी प्रक्रिया है जो आर्थिक गतिविधियों को ठप्प कर देता है, रोक देता है, और इसीलिए इसे आर्थिक गतिरोध या आर्थिक ठहराव की संज्ञा दी जाती है। यहां पर इस टॉपिक में एनसीईआरटी इस बात पर फोकस करता है कि अंग्रेजी शासन की स्थापना के पहले 17वीं और 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो भारतीय शहर थे, जैसे आगरा है, दिल्ली है, लाहौर है, या बनारस है, या ढाका है, या कलकत्ता है, ऐसे शहर जो शिल्प निर्माण कार्यों के केंद्र के रूप में हुआ करते थे, या कुछ ऐसे शहर थे भारत में जिसे हम मंदिर शहर कर सकते हैं, खास करके दक्षिण भारत में, जैसे कांचीपुरम। संपूर्ण भारत से दूर दूर से तीर्थ यात्रा के लिए लोग वहां पर जाया करते थे। इसलिए मंदिर के आसपास के क्षेत्र में ही बाजार का विकास और एक शहरी केंद्र का विकास भी होता चला गया। अर्थात या तो कोई बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक तीर्थ स्थल है, वह हिंदू धर्म का या इस्लाम धर्म से संबंधित, या वह शिल्प निर्माण कार्य के केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। इस तरह से 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में जो बड़ी संख्या में शहर के लोग रहते थे और जो शहरी केंद्र थे, वो वस्तुतः अंग्रेजी शासन की स्थापना के पश्चात ये शहरी केंद्र पतन का शिकार हो गए। और अब जो नवीन शहरी केंद्र है उसमें 3 शहर के विकास को आप देख सकते हैं। एक तो कलकत्ता है, दूसरा मद्रास है और तीसरा बॉम्बे है। हालांकि इस क्रम में कुछ और शहरों की भी हम बात कर सकते हैं या हम उसकी कल्पना कर सकते हैं जो अन्य अन्य जो केंद्र रहे होंगे, यूरोपीय शक्तियों के केंद्र, जैसे फ्रांसीसी केंद्र के रूप में पांडिचेरी का विकास, या गोवा पुर्तगालियों के शक्ति के केंद्र के रूप में गोवा का विकास, या फ्रांसीसी केंद्र के रूप में चंद्रनगर का विकास,
या डच केंद्र के रूप में मूसलीपत्तनम का विकास। मुख्य रूप में मैं 3 शहर की बात इसलिए कर रहा हूं चूंकि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्पष्ट रूप में अंग्रेजों ने भारत यूरोपीय व्यापार पर अपने नियंत्रण को स्थापित कर लिया था। फ्रांसीसियों और डचों को उन्होंने पराजित कर दिया था। पुर्तगाल को डचों ने पहले ही पराजित कर दिया था और उन्हें सिर्फ तटीय क्षेत्रों में ही सीमित कर दिया था, और वो भी पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में। गोवा, दमन, दीव, इन क्षेत्रों में उन्हें, दादरा नागर हवेली, इन क्षेत्रों में उन्हें सीमित कर दिया था। फ्रांसीसियों और डचों को 1759 के बेदारा के युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित करके भारत से लगभग निष्कासित कर दिया। उनका मूलभूत व्यापार का केंद्र इंडोनेशिया हुआ करता था, जिसे हम मसाला द्वीप भी कहते हैं या सुवर्ण द्वीप भी कहा जाता है। सुवर्ण भूमि बर्मा या म्यांमार है आज का, जबकि सुवर्ण द्वीप इंडोनेशिया को कहा जाता था। जावा, सुमात्रा, मलाया, फिलीपींस। तो डचों का केंद्र सुवर्ण द्वीप हो गया, अर्थात इंडोनेशिया हो गए, जावा, सुमात्रा हो गया। और फ्रांसीसी सिर्फ पांडिचेरी तक ही सिमटे रह गए। तो इसीलिए मैं सिर्फ 3 शहरी केंद्रों की चर्चा कर रहा हूं, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं अन्य शहरी केंद्र भी, जो अन्य यूरोपीय व्यापारिक केंद्र थे, वहां पर शहरों का विकास हुआ। जैसे गोवा को आप देख सकते हैं, गोवा की राजधानी के रूप में पणजी को देख सकते हैं, दमन दीव को देख सकते हैं, दादर नागर हवेली को देख सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप में 3 शहर ही 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 19वीं और 20वीं शताब्दी में ये विकसित होते रहे। बाद में पर्वतीय केंद्र के रूप में शिमला का विकास या फिर बाद में दिल्ली का विकास, यह बाद की घटना है। 19वीं शताब्दी में आकर के 20वीं शताब्दी में आकर के दिल्ली का विकास हुआ, जब कलकत्ता से राजधानी दिल्ली आई और विंटर कैपिटल अर्थात शरद ऋतु में, ठंड के मौसम में, गर्मी के मौसम में जब हमारी राजधानी शिमला हो जाती थी। तो एक तरफ जहां 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आप नगरों के पतन को देखेंगे, वहीं 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आप मुख्य रूप में 3 नवीन केंद्रों या नवीन शहरी केंद्रों के उदय को भी देखेंगे। तो 2 चीजों को समझना है आपको। सबसे पहले 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल कालीन शहरी केंद्रों का पतन, दूसरा यूरोपीय शहरी केंद्र के रूप में मुख्यतः कलकत्ता, बंबई और मद्रास का विकास, और फिर बाद में जाकर के पर्वतीय या हिल एरियाज का डेवलपमेंट, सैनिक छावनी के केंद्र के रूप में, रणनीतिक स्थल के रूप में, और एक स्वास्थ्य, चूंकि पर्वतीय आबो हवा को एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, इसलिए एक अच्छे स्वास्थ्य केंद्र के रूप में। और अंग्रेज अधिकांशतः ठंड के मौसम को पसंद करते थे, क्योंकि उनका जो मूल देश है उसमें भी ठंड होती थी, तो पर्वतीय क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में भी थोड़ी ठंडक रहती थी, तो उसे वो पसंद करते थे। उनके स्वास्थ्य, उनके जीवन, उनके विकास के लिए ऐसी आबो हवा जो है वह अच्छी मानी जाती है, उसमें वो रहने के आदी थे पहले से भी। तो इस रूप में कुछ पर्वतीय केंद्रों का भी विकास होता चला गया। तो इस तरीके से आप विभिन्न शहरों के
उदय को देखेंगे 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में या 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मूलभूत रूप में 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। तो कुल मिलाकर इन 3 शहरी केंद्रों का विकास, सड़क का विकास, परिवहन का विकास, संचार के साधनों का विकास, रेलवे लाइन का विकास, जो इन शहरों को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है, ताकि विभिन्न शहरों से या विभिन्न क्षेत्रों से वस्तुएं जो हैं इन शहरी केंद्रों में आ सके, यहां से फिर इन्हें यूरोप में भेजा जा सके। और जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई तो ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुएं इन शहरी केंद्रों में आ सके और फिर यहां से पूरे भारत में उनको भेजा जा सके। और भारत से जो कच्चे माल हैं उनको ब्रिटिश उद्योगों के लिए भेजा जा सके। ऐसी व्यवस्था को बनाकर रखने के लिए ही इन्होंने न सिर्फ शहरी केंद्रों का विकास किया, बल्कि परिवहन के साधनों, संचार के साधनों और रेलवे नेटवर्क का भी विकास किया। इन्हीं सबको इस पूरे टॉपिक में आपको पढ़ना है। अब इस टॉपिक के अंतर्गत आप देखेंगे कि जैसे कुछ प्रश्न हम लोग यहां से उठाते हैं और देखते हैं कि कैसे कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, एक तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना। तो सीधे सीधे याद रखिए 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना का महत्व क्या है? तो मुख्यतः ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्रों में रह रही जनसंख्या के संबंध में पूरी सूचना इकट्ठा करना। जिस जनसंख्या पर उन्हें नियंत्रण स्थापित करनी है उसके संबंध में विभिन्न प्रकार की जानकारियां। और आप जानते हैं कि 1872 में सबसे पहल जनगणना भी, अखिल भारतीय जनगणना 1872 में की गई और फिर जो दशकीय जनगणना होती है वो नियमित रूप से 1881 से किया जा रहा था। तो उसके लिए भी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना मूलभूत रूप में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, एनसीईआरटी में कुछ महत्वपूर्ण चित्र दिए गए, जैसे कलकत्ता में ओल्ड फोर्ट घाट नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो कलकत्ता में ओल्ड फोर्ट घाट नामक जो चित्र था यह टॉमस जोन्स बार्गर के द्वारा बनाया गया था। तो एनसीईआरटी में जो चित्र दिया गया है या फिर चित्रकार का नाम भी दिया गया है, उससे संबंधित प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। संभव है कि आपको चित्र भी दे दे और कहे कि यह चित्र किसने बनाया है, तो आपको इन चित्रों को ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरह से एक और प्रश्न है, बंबई सचिवालय का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये HST क्लेयर विलिकिंस के द्वारा बनाया गया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके पश्चात एक जो है आ जाता है लॉटरी कमेटी का गठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो यह ध्यान में रखना है कि लॉटरी कमेटी का गठन नगर नियोजन से संबंधित था। वस्तुतः नगर नियोजन के अनुरूप नगरों का विकास करने के लिए धनराशि जुटाने के लिए ही लॉटरी व्यवस्था को लाया गया था और उस लॉटरी से जो भी धन इकट्ठा होता था उससे उसका शहरी क्षेत्रों का विकास किया जाता था। तो सड़कों की व्यवस्था, गलियों की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप करना, भारतीय लोगों के रहने के लिए ब्लैक टाउन, गोरे लोगों या यूरोपीय लोगों के रहने के लिए व्हाइट टाउन, इस तरह से वर्गीकरण किया जाता था। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा। एक और इस टॉपिक से प्रश्न है, बड़ा शानदार प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में भारतीय और यूरोपीय दोनों की विशेषताएं मिलती हैं? तो देखिए, भारतीय और यूरोपीय दोनों पूछ रहा है, तो वस्तुतः आंसर जो होना चाहिए था
वो होना चाहिए था इंडो सार्सेनिक शैली, ये भी आंसर सही है। और एक है जिसे कहते हैं इंडो गोथिक शैली, इंडो गोथिक शैली। इसे कई बार, इंडो गोथिक शैली को कई बार हम लोग विक्टोरिया शैली भी कह देते हैं, विक्टोरिया शैली भी कह देते हैं। तो चाहे आंसर में इंडो सार्सेनिक शैली हो या इंडो गोथिक शैली हो या विक्टोरिया शैली हो, देखिए गोथिक शैली जो है वो मध्यकालीन यूरोप की शैली है। मूलभूत रूप से पेरिस आज भी जो बसा हुआ है, या जैसे आप गिरजाघर देखते हैं, चर्च, तो वो भी जो है वह गोथिक शैली में ही बना हुआ है या बनाया जाता है आज भी। गोथिक शैली की जो विशेषता है वो होता है नुकीली मेहराब, जबकि इस्लामी जो शैली है उसमें जो मेहराब है वो कुछ इस आकृति का होता है। या मान लीजिए कि भवन के ऊपर अगर हमें गुंबद बनाना है तो वो फिर गुंबद इस आकार का होता है। लेकिन जो मेहराब है, मान लीजिए कि अगर ऐसा है तो ये शुद्ध इस्लामिक शैली हो जाएगा, अगर ऐसा है तो। लेकिन अगर इस मेहराब को हम थोड़ा नुकीला बना दें, तो ये गोथिक शैली हो जाता है, मतलब नुकीली मेहराब। और ये आर्क जो है या मेहराब जो है वो इस आकार का बनता है। तो जिसे हम इंडो सार्सेनिक शैली कह रहे हैं या इंडो गोथिक शैली कह रहे हैं या विक्टोरिया शैली कह रहे हैं, उसमें भारतीय स्थापत्य, फारसी स्थापत्य और गोथिक शैली तीनों का मिश्रण होता है। या जिसे हम इंडो सार्सेनिक शैली कह रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? तो इंडो सार्सेनिक शैली में गुंबद भी मिलेगा, जैसे ये गुंबद हो गया, गुंबद भी मिलेगा और छतरियां भी मिलेंगी, जो छाता के आकार का, मान लीजिए कि ये है तो ये छाता के आकार का, छतरियां भी मिलेंगी इस तरह का। तो गुंबद भी मिलेगा, छतरियां भी मिलेंगी, जालीदार दीवार भी मिलेगा जो फारसी शैली का प्रभाव है, मेहराब भी मिलेगा। और इस तरह से यह भारतीय स्थापत्य, फारसी स्थापत्य और गोथिक स्थापत्य का मिश्रण बतलाता है, जिसमें गुंबद भी होगा, मेहराब भी होगा, नुकीली मीनारें भी होंगी, छतरियां भी होंगी और जालीदार दीवार। जैसे आप ताजमहल ही अगर आप जाते हैं तो आप जालीनुमा दीवार देखेंगे, इस तरह से जालीनुमा दीवार देखेंगे। आज भी जैसे बहुत पुराने जो रेलवे स्टेशन है, मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, उसको आप देखिए, या विक्टोरिया मेमोरियल हॉल आप कलकत्ता में जाके देखिए, ये बिल्कुल ताजमहल के डिजाइन पर बनाया गया है। या जो पुराने डाकघर बने हुए हैं या रेलवे स्टेशन बने हुए हैं, ये सब इंडो सार्सेनिक शैली में ही बने हुए हैं, अर्थात उसमें गोथिक स्थापत्य, फारसी स्थापत्य और भारतीय स्थापत्य का मिश्रण होता है। इस तरह से आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मूलभूत रूप में आपको यह समझना है कि अंग्रेजों के आने के बाद नगर नियोजन के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ और जो पुराने जो नगर थे, जो भारतीय शहर थे, उनका पतन कैसे हुआ, इन सभी चीजों को आपको समझना था। थैंक यू वेरी मच। पुनः नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिसमें हम लोग यूनिट 13 पर बातचीत करेंगे। महात्मा गांधी से संबंधित टॉपिक होगा।